बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। मेरी इस दरख्वास्त के साथ कि आजकल पिछले हफ्ते 10 दिन से हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ज़बरदस्त अंदाज में दीवार आतिश यानी फ़ायरवॉल की ज़द में आया हुआ है और हम पर न जाने क्यों बहुत ही ख़ास अंदाज में मेहरबानी की जाती है, करम किया जाता है, मुश्कें कस दी जाती हैं, पता नहीं क्यों, कौन सी ऐसी गलत बात हम करते हैं। नाज़रीन, इसका इलाज आपके पास ये है कि आप फेसबुक और यूट्यूब पे हमारे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस जानिब ज़रूर माइल करें। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अडयाला जेल के बाहर अलीमा ख़ान पर होने वाले इंतहाई बुज़दिलाना, शर्मनाक, अफसोसनाक हमले की। ये हमला किसने कराया और 10 दिन पहले इस हवाले से मेरे पास क्या ख़बर थी, इसके मकासद क्या थे, इस हमले से क्या पैगाम देना मकसूद था, हमला किस तरह अपनी चाल में बुरी तरह नाकाम हो गया, इन सब पर बात करेंगे। इमरान खान ने जेल से एक मरतबा फिर क्या पैगाम दिया है, उसके अंदर क्या छुपा हुआ है उस पैगाम में। ख्वाजा आसिफ की शरीफ ख़ानदान से लड़ाई किस मरहले में पहुंची और ख्वाजा आसिफ का नाम दौरे चीन से आखिरी वक्त में किसके कहने पर किस अंदाज में वफ्द से निकाला गया था। मगर पहले नाज़रीन ज़िक्र हो जाए अलीमा ख़ान पर होने वाले हमले का। नाज़रीन, ये खाकसार काफ़ी अरसे से अर्ज़ कर रहा है कि निज़ाम के रखवालों के लिए अलीमा ख़ान बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी हैं। ये वो लोग मतलब है जो पिछले 3 साल से इमरान खान के ख़िलाफ़ हर तरह का हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद नाकाम और नामुराद हैं। इनके लिए इससे भी बुरी ख़बर ये है कि अलीमा ख़ान की शक्ल में PTI को ऐसी अनडिक्लेयर्ड क़यादत मुयस्सर आ गई है जो अपने भाई के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यूँ कह लें कि इमरान खान के बाद अलीमा ख़ान की क़यादत को पार्टी के अंदर अनडिक्लेयर्ड अंदाज में तस्लीम कर लिया गया। हालांकि अलीमा ख़ान के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए मेरी राय में। अब आते हैं नाज़रीन कि आज अलीमा ख़ान पर हमला किया गया। नाज़रीन, सच बताऊं तो मुझे इस हमले पर रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं है। मुझे हमला आवरों पर, उनकी बैक पर खड़े हुए उनके पुश्तीबानों पर बाकायदा तरस आ रहा है, बाकायदा रहम आ कि बात जो है वो अब डंडों से अंडों तक आ चुकी है। अस्तगफिरुल्लाह, इनके पल्ले अब क्या रह गया है? ख़वातीन पर अंडों से हमला करवाना, बाकी क्या बचा है इनके पल्ले? बज़ाहिर नाज़रीन कहते हैं कि 2 ख़वातीन ने अलीमा ख़ान पर अंडा फेंका, मगर इसमें पैगाम ये था कि जो लोग अंडा मारने वालियाँ भेज सकते हैं वो गोली मारने वालों को भी भेज सकते हैं। नाज़रीन, मेरे पास 10 दिन पहले एक इंतहाई मेरे बावसूक ज़रिए ने मुझे बताया था कि आप इनको आगाह कर दें अलीमा ख़ान साहिबा को कि उन पर इसी दौरान, यानी बाकायदा पिन पॉइंटेडली मुझे बताया गया था 10 या 12 दिन पहले कि वो ये जो मीडिया टॉक करती हैं जेल से निकलने के बाद या जेल के बाहर, उसमें वो मुतात रहें, क्योंकि हो सकता है कि अलीमा ख़ान पर किसी ख़ातून सहाफ़ी के ज़रिए पहले एक बहस की शक्ल और फिर लड़ाई की शक्ल दे के अलीमा ख़ान को मुश्तिल करवाया जाएगा। उसके जवाब में एक ख़ातून सहाफ़ी जो है वो माइक या हैंड बैग के ज़रिए अलीमा ख़ान पर हमला करेंगी। अब ये क्यों नहीं हो सका और ये जो प्लानिंग है ये क्यों तब्दील की गई ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सच्ची बात ये है कि इस ख़बर को या इस इंफॉर्मेशन को किसी के साथ भी, हाँ, एक आला क़यादत में से एक बंदे के साथ ज़रूर शेयर किया था। उसके बाद मैंने इसको इतनी अहमियत ही नहीं दी कि ये कैसे मुमकिन है कि वहाँ पे 10-12 सहाफ़ी खड़े होते हैं, उनमें से एक सहाफ़ी ख़ातून सहाफ़ी, और मैंने पता भी किया कि वहाँ पे एक आध ख़ातून सहाफ़ी रेगुलर जाती है, तो इसलिए मैंने इस खबर को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई। लेकिन वो इस अंदाज़ में सामने आएगा वाक़या, वो आज पता चल। अब हर कोई पूछ रहा है
कि अलीमा खान पर हमले के पीछे कौन है, तो इसका जवाब बड़ा सादा सा है कि इस ताज़ा हमले के पीछे वही लोग हैं जिन्होंने वज़ीराबाद में इमरान खान पर गोली चलवाई थी। इमरान खान पर हमले के ज़िम्मेदार वही हैं जिन्होंने रऊफ़ हसन पर हमले के लिए ख्वाजा असरा भिजवाए थे। अलीमा खान पर हमला कराने वाले ऐसे ही बुज़दिल हैं जो मर्दाना वार लड़ाई में कभी कामयाब नहीं होते, कभी ये ख्वाजा असराओं का इस्तेमाल करते हैं। इस बार उन्होंने 2 ख़वातीन को इस्तेमाल किया। अलीमा खान अपनी बहादुरी और दिलेरी से बहुत से लोगों को अरसे से खटक रही, इसीलिए उनके दोनों बेटों को गिरफ्तार कराया गया, मगर वो फिर भी पीछे नहीं हटी, रत्ती बराबर भी पीछे नहीं हटी, बल्कि उनका लबो लहजा और तुंदो तेज़ हो गया था। इसलिए उनके दोनों बेटों को फिर बाद में रिहा भी कर दिया गया। अब कुछ रोज़ से कुछ साफ़ी नुमा टाउट उनके पीछे लगाए गए हैं। मेरी पहले वाली जो इत्तला है उसके साथ आप डॉट कनेक्ट करके देखें कि कुछ रोज़ से कुछ साफ़ी नुमा टाउट उनके पीछे लगाए गए हैं जो सवाल नहीं करते, बाकायदा बहस करते हैं, अलीमा खान साहिबा को मुश्तिल करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ जिच करने के लिए आते हैं। उनको सवालों का जवाब मिलने के वो इंतज़ार ही नहीं करते, तूत कार पर उतर आते हैं। अलीमा खान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। जब तक मुमकिन था उनकी जेल में भाई से मुलाकात बंद कर दी गई। वो एहतजाज करती तो उन्हें गिरफ़्तार करके रात की तारीकी में चक्री के वीराने में छोड़ आते थे, कई मील दूर जाके। अब तोशाखाना 2 केस में जब ये मुमकिन नहीं रहा कि अलीमा खान की भाई से मुलाकात रोकी जा सके, तो खुल्लम खुल्ला बाकायदा बदतमीज़ी और हमलों पर उतर आए। अलीमा खान पर हमला करने वाली ख़वातीन जिस गाड़ी में फ़रार हुई या उन्हें पुलिस चौकी ले जाया गया, वो कहा जाता है जी होंडा BRV थी, जिसका नंबर था BJS 608। अब इस नंबर को लेकर एक्साइज एंड टैक्सेशन की वेबसाइट पर सर्च किया गया तो पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई कि अलीमा खान पर हमले के पीछे कौन था। तहकीकात के मुताबिक BJS 608 गाड़ी का नंबर जो है वो 2015 मॉडल की सुजुकी आल्टो का है। इस गाड़ी का 2025 तक टैक्स अदाशुदा है और ये गाड़ी नदीम बलोच नामी शख्सियत की मलकियत है। मगर यही नंबर जो है यानी BJS 608 होंडा BRV पर लगा हुआ है, वही गाड़ी जो आज अलीमा खान पर हमला करने वालियों ने इस्तेमाल की। इससे बखूबी अंदाज़ा नासिर लगाया जा सकता है कि गाड़ियों की नंबर प्लेट्स तब्दील करके कौन कार्रवाइयाँ डालता है। फिर अलीमा खान पर उस वक्त हमला किया गया जब वो अपने भाई का पैगाम मीडिया को पहुंचा रही थी, जिसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, जिस पर आवाम जो है एतमाद करती है, एतबार करती है, वो अलीमा खान है। वो आप बाहर आकर जो भी कहती हैं लफ्ज़ बलफ्ज़ जो है इमरान खान के करोड़ों चाहने वाले जो हैं वो यकीन करने को तैयार होते हैं जो अलीमा खान कहती हैं। अब अलीमा खान बता रही थी कि इमरान खान ने KP हुकूमत को सख्त हुक्म दिया है कि सूबे में ड्रोन हमलों को रुकवाएं। अब ये भी वही बात है कि वो बाहर आके बात भी वही बताती हैं जो सबसे ज़्यादा खलती है इन लोगों को। जैसे ही उन्होंने ये बात शुरू की उन पर हमला कर दिया गया। इस हमले पर बहुत सारे लोग जो है नून लीग पर भी उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में नून लीग अगर इस हमले में शामिल नहीं भी है ना, तो वो उसने कंधे तो ज़रूर पेश किए होंगे, लेकिन उसके पीछे जो है वो कौन है ये कोई राज की बात नहीं। अलबत्ता इस हमले में प्लानिंग जो है ना वो किसी और जगह हुई और इस हमले के पीछे जो लोग हैं वो खुद एक्सपोज हो गए और बुरी तरह एक्सपोज हो गए। अब आप खुद नाज़रीन सोचें एक लम्हे के लिए, आप एंटी इमरान खान होकर सोचें कि इस हमले के नतीजे में अलीमा खान के साथ मोहब्बत और अकीदत का जो मामला है लोगों का, वो ज़्यादा बड़ा होगा या कम हुआ होगा। कोई यानी आप किसी के साथ माजी में जब ख्वाजा आसिफ के मुंह पे काला रंग फेंका गया था, मियां नवाज शरीफ को जूता मारा गया था, उस वक्त उनकी मकबूलियत में कोई इजाफा हुआ था या नहीं हुआ था, उस पूरे वाक़े को ज़हन में लाएं और आज अलीमा खान पर जो अंडा फेंका गया है उससे आप बताएं, ईमानदारी से बताएं, अपने आप को तमाम तर सियासी वाबस्तगियों से अलग करके देखें और बताएं कि आज अलीमा खान यहाँ खड़ी थी तो कहाँ पहुँच गई होंगी। सारी हमदर्दियाँ अगर कोई किसी के दिल में इफ़ एंड बट अगर मगर मौजूद भी थी तो वो भी सारी अगर मगर उतार के अलीमा खान साहिबा के साथ अपनी हमदर्दियाँ जोड़ बैठा होगा। ये है पागलपन की इंतहा। मुझे तो लगता है कि ये जिस पागलपन पे हमला किया गया है उसके लिए जितना घटिया तरीका इस्तेमाल किया गया उससे साफ लगता है कि हमलावरों की डोरियां हिलाने वालों को भी कोई जलील करवाना चाहता है, उनको भी कोई ख़राब करना चाहता है। इससे ज़्यादा मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता। आने वाले दिनों में सारी कहानी खुल के सामने आ जाएगी। अलीमा खान पर हमला करने वाली ख़वातीन से मुतल्लिक़ रावलपिंडी पुलिस ने जो बयान जारी किया है उसने मामले को मज़ीद मशकूक बना दिया। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक अंडा फेंकने वाली ख़वातीन का ताल्लुक PTI से है। क्या मैं अब क्या कहूँ, क्या फजूल बातें करते हैं।
लोग यकीन कर लेंगे। जीते जागते अवाम जिनके हाथ में मोबाइल है, पूरी दुनिया खुली हुई है, वो कोई आलू हैं, टिंडे हैं, करेले हैं, आपकी बातों पे यकीन कर लेंगे, जो आप कहेंगे वो यकीन कर लेंगे। कैसी बूढ़ी कहानी बताते हैं यार आप। कहानी पहले बनाने में एक आध दिन लगा लिया करें। अब वो कह रहे हैं कि जी रावलपिंडी पुलिस कह रही है कि केपी से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अफराद अपने मुतालबात के सिलसिले में एहतजाज करने आए थे। खवातीन के सवालात पर अलीमा खान की जानिब से जवाब न दिए जाने पर अंडा फेंकने का वाक़या पेश आया। वाक़या में मुलव्वस खवातीन को पुलिस तहवील में ले लिया गया। पता नहीं कहाँ तहवील में है, कौन ले गया, कैसे ले गया, कुछ पता नहीं। पहली बात यह है कि पकड़ी गई खवातीन सरकारी मुलाजिम भी हैं और पीटीआई के कारकुन भी हैं। ये बता रहे हैं, पुलिस बता रही है। इसी एक बात पर उनको नौकरियों से बरतरफ किया जा सकता है कि वो सरकारी मुलाजमत के दौरान किसी सियासी जमात से कैसे वाबस्ता हो सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर ये पीटीआई की कारकुन हैं तो उनका नाम और एड्रेस बता दिया जाता, लोग खुद जान लेते कि ये किस जमात की कारकुन है। दूसरा ये कि खवातीन अगर केपी से एहतजाज के लिए आई थी तो जिस गाड़ी में बैठकर आई थी वो तो उनकी मलकियत ही नहीं है। उन्हें कौन उस गाड़ी में बिठा कर लाया था, फिर किस तरह पुलिस की हिफाजत में उन्हें निकाल कर प्रोटोकॉल के साथ लेकर चले गए, इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। साफ लग रहा है कि हमले से पहले सोचा ही नहीं गया कि जब इस पर सवाल उठेंगे तो उसका जवाब कैसे देना। सीधी गल है, प्लानिंग की थी, वो भी इंतहा ही गंदी की थी। इसलिए तो कह रहा हूं कि मैं यही कहना चाहूंगा कि डंडा चलाने वालों से अंडा चलाने वालों पर बात आ गई हुई है तो अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। एक और बात नाज़रीन आपको बताता चलूं कि अलीमा खान के बारे में दोबारा गौर करें कि वो भाई की तरह डरने और झुकने वाली खातून नहीं है। बहुत कम लोगों के इल्म में होगा कि अलीमा खान ने लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से कानून के शोबे में ग्रेजुएशन कर रखी है। वो फातिमा जिन्ना की तरह किसी सूरत भी अपने भाई का साथ देने में रत्ती बराबर भी 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आप जो मर्जी करके देख लें, जो मर्जी करके देख लें। अच्छा नाज़रीन, खुद पर हमले के बावजूद आप ये देखें कि अलीमा खान ने हैरत अंगेज अंदाज में अपने हवास पे काबू रखा। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो जरूर उनको हैरत हुई है, फ्रैक्शन ऑफ एक लम्हे के कोई 100वें हिस्से के लिए। और साथ ही उन्होंने कहा आराम से मेरी बात सुने, आराम से पहले मेरी बात सुने। इमरान खान दी भैन इनू कहंदे ने, दसन की लोड़ ही नहीं कि इमरान खान दी भैन है। पूरी जुर्रत के साथ अपने भाई का पैगाम पहुंचाया। अलीमा खान ने तोशाखाना 2 केस के जेल ट्रायल के दौरान इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी इमरान खान मुल्क में सैलाब पर बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि लोगों की फसलें तबाह हुई हैं, सब मिलकर सैलाब ज़दगान की मदद करें। अगर मैं बाहर होता तो सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ंड रेजिंग ज़रूर करता। और इमरान खान ने इक़्तिदार से अलग हो के फ़ंड रेजिंग की भी थी, अगर आपको याद हो। और इसहाक़ सार को भी खान साहब ने दावत दी थी तो वो भी ख़ास तौर पे मैंने शिरकत की थी, हालांकि मैं इस मामले में बहुत सुस्त वाक़ हुआ हूँ बहरहाल। और इमरान खान ने फिर कहा है कि बार बार का अफ़गानिस्तान का जिक्र ज़रूर कर रहे हैं, ड्रोन हमलों का जिक्र ज़रूर कर रहे हैं खान साहब इस सारे मामले को एक ख़ास नज़र से देख रहे हैं। मुसलसल ये तीसरी बार है जब अलीमा खान ने इसी अंदाज में यही बयानात जो हैं वो इमरान खान के हवाले से बाहर आके बयान किए। इमरान खान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया हुआ है जिससे 2000 लोग जाँ बाग हुए हैं। उन्होंने कहा खुदारा इन हालात में अफ़गानियों को धक्के मार कर ना निकालें, ये इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है और अखलाकियात के भी। अपनी सेहत के हवाले से इमरान खान ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। उनकी आँख का मसला बना हुआ था जो ऐनक का नंबर तब्दील करने से ठीक हो गया है। कानों का मसला भी हल हो गया है। और सबसे ख़तरनाक बात ये खान साहब ने बताई है कि मेरे दांत भी ठीक हो गए। खान साहब ने कहा मेरे दांत भी ठीक है। इमरान खान ने कहा कि जब उन्हें गोली लगी थी तो डॉक्टर्स ने उनसे उसी वक्त कहा था कि उन्हें मुकम्मल तौर पर ठीक होने में 1 साल लग सकता है। इमरान खान ने बताया कि जेल में उन्हें एक्सरसाइज का कुछ मौका मिला है जिससे उनकी टांग भी मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई है। इमरान खान ने 8 सितंबर को अख्तर मेंगल और महमूद अशकज़ई की जानिब से हड़ताल की कॉल की मुकम्मल हमायत की है। खान ने कहा है कि अख्तर मेंगल से मेरी तरफ से हमले के शोधा की ताज़ियत की जाए। साथ ही उन्होंने केपी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करें और इन्हें हर सूरत रुकवाएँ।
इमरान खान के मुकम्मल पैगाम के लिए उनकी ट्वीट का इंतज़ार करना पड़ेगा। इस ट्वीट के बाद पता चलेगा कि तोशाखाना 2 केस की समाअत जो है वो कल होगी या नहीं होगी। पहले भी नाज़रीन अर्ज़ किया था, फिर बताए देता हूँ कि ख्वाजा आसिफ की शरीफ ख़ानदान के साथ लड़ाई हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है और इस लड़ाई में ख्वाजा आसिफ साहब ने शरीफ ख़ानदान बल्कि नवाज़ शरीफ पर सबसे कारी वार किया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ निज़ाम के तसलसल से बिल्कुल मुत्तफ़िक है। ये कहने से ख्वाजा आसिफ से की मुराद ये है, जब वो ये बात करते हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि नवाज़ शरीफ बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो बिल्कुल गलत है। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहना चाहते हैं कि इस हाइब्रिड निज़ाम के सबसे बड़े बेनिफिशरी खुद मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, जिनकी जमात को सिर्फ 17 नशिस्तों के बावजूद मरकज़ में इक़्तिदार दे दिया गया है। पंजाब में उनकी बेटी अपनी नशिस्त से भी हार गई थी मगर उन्हें वज़ीर आला बना दिया गया। नवाज़ शरीफ निज़ाम के तसलसल से बिल्कुल मुत्तफ़िक हैं। ये कहकर ख्वाजा आसिफ ने नवाज़ शरीफ के सरेंडर की पूरी कहानी बयान कर दी है और नवाज़ ग्रुप के जाली इनकलाबियों को मुकम्मल तौर पर बेनकाब करके रख दिया। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि नवाज़ शरीफ तो शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा ताबेदार हैं। अगरचे ख्वाजा आसिफ का लहजा कुछ फिदवियाना सा भी था, अलबत्ता उनका वार बहुत कारी था। उन्होंने मरियम नवाज़ को अपनी बेटी करार दिया मगर अमली तौर पर शरीफ ख़ानदान के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। ख्वाजा आसिफ ने वोट को इज़्ज़त दो के नारे को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब देखिए दूसरी तरफ से क्या जवाब आता है। लगता है कि ख्वाजा आसिफ ने सियासत से रिटायरमेंट की बजाय सियासी शहादत का फ़ैसला कर लिया। एक दूसरी बात आपने सब ने नोट की होगी नाज़रीन इकराम कि जब ख्वाजा आसिफ साहब अपने टीवी इंटरव्यू में अपने वज़ीर आज़म का ज़िक्र कर रहे थे तो वो सीगा वाहिद बोल रहे थे कि शहबाज शरीफ कहता है मेरी बात होती है शहबाज शरीफ से, कोई वज़ीर आज़म साहब नहीं, कोई नहीं, वो कहते हैं, बिल्कुल नहीं, वो कहता है, वो जाता है, वो आता है। मुसलसल सीगा वाहिद इस्तेमाल कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब। और नाज़रीन आपको ख़बर ये देना चाहता हूँ कि दौरे चीन से पहले आखिरी वक्त में ख्वाजा आसिफ साहब का नाम निकाला गया था। मेरी इत्तलात ये हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब का नाम वफ्त में शामिल था। फिर कोई फ़ोन आता है, वो फ़ोन रखते ही शहबाज शरीफ साहब अपने स्टाफ के एक सीनियर रुकन से कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साथ नहीं जाएगा और फिर वो कहते हैं कि इसहाक डार भी जा रहा है, हमारे साथ इसहाक डार भी जा रहा है और ये दोनों जो हैं ये टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है, एक दूसरे से बात करने के रवादार नहीं है, कुट्टी की हुई है दोनों ने। तो जब गुफ्तगू नहीं होगी तो फिर वफ्त में कैसे शामिल किया जाता। अब वो किसके कहने पे क्यों निकाला गया ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये तो मुझे भी नहीं पता कि किसके कहने पे निकाला गया, यही आपको बताना कि ये मुझे भी नहीं पता कि वो फ़ोन किसका था जो आखिरी वक्त में आया और उन्होंने फौरी तौर पे अपने स्टाफ से कहा कि ख्वाजा आसिफ दा ना कट दो, उदी सीट जगह नहीं बनती उदी। अब पता नहीं वो किसका फ़ोन था, अल्लाह जानता। अच्छा नाज़रीन, रोज़नामा जंग में एक खबर शाया हुई है जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। अखबार में छपने वाली पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अगस्त के महीने में 143 दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, यानी औसतन रोज़ाना 5 दहशतगर्दी की वारदातें हो रही। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी की ये वारदातें 10 साल में सबसे ज़्यादा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी की ये वारदातें गुज़िश्ता 10 साल में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले फरवरी 2014 में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हुई थी। सिर्फ अगस्त के महीने में होने वाली दहशतगर्दी में 194 अफराद मारे गए, जिनमें 73 सिक्योरिटी एहलकार थे। दहशतगर्दी में ज़ख्मी होने वाले 238 अफराद में से 129 कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार थे। इन नाज़रीन खौफनाक अदाद शुमार के बावजूद कभी किसी ने ये सुना कि हमारी अदालतों ने कितने दहशतगर्दों को सज़ा सुनाई? सज़ा के बारे में किसी ने सुना ना? कितने दहशतगर्दों को अदालती फैसलों के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया? सुना ना? इसके बरक्स
ये अगस्त के महीने से ही ये खबरें तवातर से चल रही हैं कि जी 9 मई के मुकदमात में पीटीआई के इतने रहनुमा और कारकुनों को दहशतगर्द करार देकर सजाएं सुनाई गई हैं। रियासत की तरजीहात का अंदाज़ा लगाएं आप नाज़रीन, कौम की हालत देख लें, सैलाब ज़दगान का कोई पुरसान हाल नहीं। दूसरी तरफ इसका तो खैर रोज़ ही जिक्र करते हैं, मगर जिन इलाकों में सैलाब नहीं वहाँ ज़िंदगी कितनी मुश्किल है और मज़ीद मुश्किल होने जा रही है, इस बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही। लेकिन ये खादिम 2-3 दिन से मुसलसल इस तरफ इशारा कर रहा है, खुल के बता रहा है कि आने वाले दिन बहुत सख्त होंगे उन लोगों के लिए भी जहाँ पे सैलाब ने अपनी तबाहियाँ नहीं फैलाई। सिर्फ 2 हफ्तों के दौरान आटे की कीमत में होशरुबा इजाफा हुआ है। शहरों की आटा चक्कियों पर 80 से 90 रुपए किलो बिकने वाला आटा जो है वो 130 रुपए किलो तक पहुंच गया। चक्की मालकान का ये कहना है कि पीर से आटे की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा और ये फ़ी किलो 160 रुपए तक जाएगा। यानी आटे की कीमत में 40 रुपए फ़ी किलो इजाफा हो चुका है, जो 1-2 रोज़ में 70 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच जाएगा इजाफा। जाहिर है इसके बाद रोटी की कीमत भी दुगनी हो जाएगी। पंजाब हुकूमत ने इस साल जो कुछ किसान के साथ किया है ये सब उसी का नतीजा है। पहले गंदम के नर्ख मुकर्रर ना करने पर किसान को 1700 रुपये फ़ी मन गंदम फ़रोख्त करने पर मजबूर किया गया। इस खेल में माफिया ने किसान को 300 अरब रुपए का टीका लगाया। अब 50 लाख टन गंदम ज़ख़ीरा कर ली। अब यही सस्ती गंदम ख़रीदने वाला ताजर माफिया जो है वो 4000 रुपये फ़ी मन गंदम फ़रोख्त कर रहा है। जल्द हुकूमत को गंदम इंपोर्ट करना पड़ेगी, जिसमें माफिया एक बार फिर कौमी ख़जाने पर हाथ साफ करेगी। अस्तग़फिरुल्लाह, पता नहीं क्या हो रहा है। 2023 में नाज़रीन, 2023 में इंपोर्ट की जाने वाली 74 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के जो गंदम है पास्को के गोदामों में फंगस और सुसरी लगने से ख़राब हो गई है ये सुसरी गंदम। अच्छा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट के ऐलान के बाद हुकूमत के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया था कि वो ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद करा सके। पहले पीटीआई के तरले मिनते किए गए कि वो ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट ना करें, मगर जब उन्होंने फ़ैसला वापस नहीं लिया तो इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 9 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिए और इलेक्शन रोकने की वजह बज़ाहिर सैलाब को करार दिया गया। बाकी और कोई काम नहीं रुका। पीटीआई के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनमें कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। अलबत्ता इलेक्शन जो है वो इसलिए रोका गया है कि जी सैलाब आया हो। नाज़रीन, आखिर में सग़ीर अहमद सग़ीर साहब के 2-4 अशआर सुन लें। नमाज रोज़े वग़ैरह तमाम एक तरफ, बरोज़े हश्र मोहब्बत के काम एक तरफ। जब एहतराम की उसने हदों को पार किया, जब एहतराम की उसने हदों को पार किया तो मुझको रखना पड़ा एहतराम एक तरफ। हम एक होते हुए एक हो ना पाए कभी, हमारे शाह अलग थे ग़ुलाम एक तरफ। हमारे शाह अलग थे ग़ुलाम एक तरफ। उस एक शख्स को तारीख़ याद रखेगी, उस एक शख्स को तारीख़ याद रखेगी। जी हाँ नाज़रीन, उस एक शख्स को तारीख़ याद रखेगी जो एक तरफ निज़ाम एक तरफ, जो एक तरफ निज़ाम एक तरफ। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।